हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम जानेंगे मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। तो सबसे पहले मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में जानने से पहले आपको ये चीज़ जानना ज़रूरी है कि लिक्विडिटी क्या होती है। लिक्विडिटी क्या होती है? लिक्विडिटी लिक्विडिटी होती है पैसा, मनी। तो लिक्विडिटी आप मान के चल सकते हो क्या है, वो एक मनी है या पैसा है। ठीक है। अब सबसे पहले अगर हम लिक्विडिटी की बात करें तो जो आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है मॉनेटरी पॉलिसी। अब टॉपिक आपका मॉनेटरी पॉलिसी है। तो सबसे पहले हम जानेंगे, देखो कोई भी जो कंट्री है ना वो दो पॉलिसियों पे चलती है। एक तो फिस्कल पॉलिसी और दूसरा मॉनेटरी पॉलिसी। मतलब किसी भी कंट्री की पूरी जो मैनेजमेंट होती है दो पॉलिसीज पे चलती है। एक पॉलिसी हो गई आपकी फिस्कल पॉलिसी और दूसरी जो हो गई वो हो गई मॉनेटरी पॉलिसी। अब फिस्कल पॉलिसी को कौन बनाता है, ये किसके तहत आती है? तो ये आती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत। और जो मॉनेटरी पॉलिसी की जो आज हम बात करने वाले हैं वो उसको कौन कंट्रोल करता है, वो किसके तहत आती है? तो ये आती है आरबीआई के तहत। अब मॉनेटरी पॉलिसी कौन ये क्या करती है? मैनेज करती है, कंट्रोल करती है पैसों को, जिससे क्या हो जाए, लिक्विडिटी जो है वो मेंटेन रहे और इन्फ्लेशन ना आए। अब मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो क्या करती है? अब सबसे पहले तो मैंने आपको बात की लिक्विडिटी। लिक्विडिटी क्या है? पैसा। अब पैसे को मैनेज करना है, कंट्रोल करना है, ये किसका काम है? आरबीआई का काम। आरबीआई क्या करता है? मैनेज करता है किसको? लिक्विडिटी को। आरबीआई मैनेज करता है लिक्विडिटी को। क्यों क्यों करता है? ताकि वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सके, इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सके। अब इन्फ्लेशन क्या है? इन्फ्लेशन क्या होती है? इन्फ्लेशन होती है महंगाई। अब ताकि वो इन्फ्लेशन को क्या कर सके, कंट्रोल कर सके। आई थिंक आपको इतना समझ आ गया है। आज हम पढ़ रहे हैं मॉनेटरी पॉलिसी और कोई भी कंट्री दो पॉलिसीज के तहत चलती है, एक फिस्कल पॉलिसी और दूसरी मॉनेटरी पॉलिसी। अब जो मॉनेटरी पॉलिसी है ये कौन बनाता है? तो ये आरबीआई बनाती है। अब इसका काम क्या है कि ये मैनेज करे लिक्विडिटी को, ताकि क्या हो, इन्फ्लेशन ना हो। अब इन्फ्लेशन को कंट्रोल किसके जरिए किया जा सकता है? इसी के लिए क्या बनाई गई है? मॉनेटरी पॉलिसी। चलिए नेक्स्ट इसका हम पढ़ेंगे। अब देखिए सबसे पहले हम इसके फैक्चुअल क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो सबसे पहले मॉनेटरी पॉलिसी की जो कमेटी बनी, ये कब बनी? इसकी एस्टैब्लिशमेंट कब हुई? मॉनेटरी पॉलिसी की एस्टैब्लिशमेंट कब हुई? तो ये हुई 2016 में। अब मॉनेटरी पॉलिसी की जो एस्टैब्लिशमेंट हुई थी किसके द्वारा की गई? तो ये किसके द्वारा की गई? उस टाइम पे हमारे जो आरबीआई के गवर्नर थे वो थे श्री उर्जित पटेल जी। अब इनके द्वारा क्या किया गया? इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई। अब मॉनेटरी पॉलिसी के मेंबर्स कितने होते हैं? ये फैक्चुअल क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं हम अभी। तो इसके मेंबर्स जो होते हैं वो कितने होते हैं? 6। इसके मेंबर्स कितने होते हैं? 6। थ्री जो मेंबर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चुने जाते हैं। 3 मेंबर्स जो हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चुने जाते हैं। और 3 मेंबर्स जो है वो कौन चुनता है? आरबीआई। 3 मेंबर्स कौन चुनता है? आरबीआई। अब हम बात करें
कि जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो मीटिंग होती है साल में कम से कम कितनी बार हो सकती है, तो ये 6 टाइम्स मीटिंग हो सकती है, मैक्सिमम से मैक्सिमम 6 टाइम, मतलब 2 मंथ में एक बार। लेकिन मान लो अगर 2 मंथ में एक बार नहीं होती है तो कम से कम 4 बार, लीस्ट टाइम पे ये कितनी बार ये मीटिंग्स होनी चाहिए, तो 4 टाइम्स ये होनी चाहिए। ठीक है, अब मुझे लगता है इतना आपको समझ आ गया है। चलिए हम आगे पढ़ेंगे। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि ये जो मॉनेटरी पॉलिसी है ये क्या करती है। जो मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो क्या करती है, वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है। क्या करती है? इन्फ्लेशन को कंट्रोल कौन करता है? मॉनेटरी पॉलिसी। इन्फ्लेशन को कंट्रोल कौन करता है? मॉनेटरी पॉलिसी। ओके, आई थिंक आपको समझ आ रहा है। इसके बाद हम बात करें कि मॉनेटरी पॉलिसी का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है। मॉनेटरी पॉलिसी का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। अब इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो है ग्रोथ करना, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और दूसरा जो इसका ऑब्जेक्टिव है वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बनाए रखना। वो दूसरा ऑब्जेक्टिव जो है इसका क्या है? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बनाए रखना। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी के जो इंस्ट्रूमेंट हैं, इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। तो एक जो इंस्ट्रूमेंट है वो है डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट, डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट, और दूसरा है इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट। डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट में क्या आएगा? डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट में एक है सीआरआर, दूसरा है एसएलआर, थर्ड है रिफाइनेंस फैसिलिटी। और सीआरआर की जो फुल फॉर्म है कैश रिजर्व रेशो, आप लिख सकते हो। सीआरआर की फुल फॉर्म जो है कैश रिजर्व रेशो। एसएलआर की फुल फॉर्म है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। और थर्ड इसका है रिफाइनेंस फैसिलिटी। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसको एक्सप्लेन करेंगे। देन आ गया इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या आएगा। इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट में आएगा रेपो रेट, बैंक रेट, रिजर्व रेट, फोर्थ आएगा मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, और ओपन मार्केट ऑपरेशन। और इसका फिफ्थ वाला ओपन मार्केट ऑपरेशन। और हम ये सब एक्सप्लेन करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।